हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक विमर्श की इस श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है और मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आपसे आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होऊंगा। आज का हम लोग का टॉपिक रिजर्वेशन से संबंधित है। रिजर्वेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और रिजर्वेशन के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं। हम लोग आज के इस लेक्चर में रिजर्वेशन पर पूरी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रिजर्वेशन की अधिकांश चर्चा अब अप्रासंगिक हो चुकी है। रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत ही पुरानी, बहुत ही पारंपरिक हो चुकी हैं। अब यहाँ से ना तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ना ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की भविष्य में संभावना है। बल्कि रिजर्वेशन को लागू करने के पश्चात अनेक मुद्दे समय समय पर उत्पन्न हुए हैं। रिजर्वेशन में अनेक आयाम ने जन्म लिया है। उन सारे मुद्दों पर, उन सारे आयामों पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग ऐसे आयामों को ही यहाँ पर कवर करना चाहेंगे। लेकिन सारे आयाम हम लोग एक साथ कवर नहीं कर सकते, लंबा टॉपिक होगा और सारे आयाम अलग अलग मुद्दों को शामिल करता है। इसलिए चर्चा अलग अलग नज़रिए से होती है, अलग अलग दृष्टिकोणों से होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक आयाम को, एक मुद्दे को शामिल करेंगे और वह है रिजर्वेशन की सीमा 50% से अधिक बढ़ाई जा सकती है या नहीं। आप यह जानते हैं कि इंदिरा साहनी मामले में, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंदिरा साहनी मामले की। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिजर्वेशन की सीमा 50% होनी चाहिए, सीलिंग 50% होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 50% होनी चाहिए। लेकिन इसके अपवाद भी विगत वर्षों में उत्पन्न होते रहे हैं। तमिलनाडु में रिजर्वेशन इससे अधिक है, कानून बनाया गया है और उस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है और तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है। इसी प्रकार 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 10% EWS कोटे के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। स्वाभाविक सी बात है, यह 50% की लिमिट को एक्सीड करता है, क्रॉस करता है। इतना ही नहीं, 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निर्णय लिया और महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक कानून बनाया। उस कानून के माध्यम से 16% का रिजर्वेशन दिया गया मराठियों के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि यह 16% का रिजर्वेशन 50% की सीमा को क्रॉस करता है। 2018 में जो कानून बनाया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, उसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट का नाम दिया गया और उस एक्ट के माध्यम से मराठियों के लिए 16% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई, जो 50% के बियॉन्ड होगी, 50% से ज़्यादा होगी। तो ऐसे कदम उठाए जाते रहे हैं जिन्होंने यह प्रश्न उत्पन्न कर दिया है कि क्या रिजर्वेशन की 50% की सीमा का जो निर्णय इंदिरा साहनी के मामले में दिया गया, उसका पालन किया जाना चाहिए, वह पालन करने योग्य है या उसका उल्लंघन किया जा सकता है। क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए हमारा? अगर रिजर्वेशन को 50% के नीचे रखना है, उससे कम रखना है, तो हमारे तर्क क्या होने चाहिए? अगर रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाया जाना है तो उसके पीछे हमारे तर्क क्या होने चाहिए? क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है जो मुद्दों पर आधारित है। जैसे निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मुद्दा है कि निजी क्षेत्रों के स्कूलों में तो एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन निजी क्षेत्रों की नौकरियों में नहीं है। तो क्या निजी क्षेत्र की नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है? यह भी एक मुद्दा है, यह अलग मुद्दा है। रिजर्वेशन का रिव्यू नहीं होता। रिजर्वेशन पॉलिसी पैरालिसिस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे देश में। हमारा देश पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहा है। कोविड-19 की ये जो समस्या है और इस समस्या में जो वर्तमान संकट से पूरा भारत संकटग्रस्त है और राजनीति अलग अलग रूपों में, कहीं बंगाल के इलेक्शन में व्यस्त है, कहीं उत्तर प्रदेश में पंचायतों का उत्सव मनाया जा रहा है, पंचायतों के इलेक्शन में व्यस्त है। इलेक्शन एक तरीके का उत्सव ही है, भीड़ का उत्सव है और भीड़ के इस उत्सव को पूरी छूट दी गई है। दोहरे मापदंड। मैं ये चर्चा कर रहा था कि रिजर्वेशन के इश्यूज बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। इन सारे मुद्दों पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है और प्रश्न बनते हैं।
इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा जो प्रसंग में है, चर्चा में है, हम लोग उस मुद्दे को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मैंने बताया वह मुद्दा हमारा रिजर्वेशन की 50% सीमा को लेकर है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक कर देनी चाहिए या आरक्षण की सीमा को 50% के नीचे ही रहने देना चाहिए। आरक्षण की 50% की सीमा 50% की सीलिंग का पालन किया जाना चाहिए या नहीं। इसी मुद्दे पर हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन फोकस्ड होगा। तो एक मुद्दे की चर्चा करेंगे, इसके अतिरिक्त भी जो अन्य मुद्दे होंगे उन मुद्दों की चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे, लेकिन इस समय आज के लेक्चर में हम लोग केवल इसी मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया यह विषय चर्चा के केंद्र में क्यों है। चर्चा के केंद्र में दो कारणों से है। पहला कारण कि 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में और इसमें 10% EWS कोटे में रिजर्वेशन दिया गया जो 50% के बियॉन्ड है, 50% से ज़्यादा की सीमा का निर्धारण करता है। और इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जो पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है। दूसरी बात महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट निर्मित किया उसके माध्यम से 16% रिजर्वेशन मराठियों को प्रदान किया। मराठी लोगों को 16% रिजर्वेशन वहां की सरकारी नौकरियों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रदान किया गया। इसके विरुद्ध भी याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। अब ये दो याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग हैं। इन याचिकाओं में यह बात भी उच्चतम न्यायालय से कही गई है, एक तो याचिका इन दोनों संविधान संशोधन और कानूनों के विरुद्ध भी है, जबकि जो रिस्पोंडेंट है यानी जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने उच्चतम न्यायालय में अपनी एप्लीकेशन दी है, उसने अर्जी लगाई है कि इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू करे, क्योंकि इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट दिया गया उसमें 50% की सीलिंग तय की गई रिजर्वेशन की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि सरकार की उच्चतम न्यायालय अपने 50% सीलिंग के डिसीजन को रिव्यू करे और इसमें छूट दे, यानी रिजर्वेशन की सीमा 50% समाप्त कर दी जाए और इसे बढ़ा दिया जाए। अब स्वाभाविक सी बात है कि यह उच्चतम न्यायालय के लिए बहुत ही कठिन घड़ी है, संकट की घड़ी है उसके लिए निर्णय करना कि क्या उसे 50% की सीमा पर फर्म रहना चाहिए, उसे 50% की आरक्षण की सीमा को बनाए रखने के लिए उसे प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए और उसे 50% की सीमा बनाए रखने पर ही निर्णय देना चाहिए, या उच्चतम न्यायालय को इस सीमा में छूट देनी चाहिए और रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा समाप्त कर देनी चाहिए या रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा बढ़ा देनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय को इस विषय पर भी निर्णय करना है। यह निर्णय बहुत आसान नहीं है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के लिए मैंने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के लिए भी संकट की घड़ी है कि उच्चतम न्यायालय ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय सुनाएगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन अभी तक केवल सुनवाई ही चल रही है। जजमेंट आना बहुत आसान नहीं है और जजमेंट सुनाया जाना न्यायाधीशों के लिए स्वयं एक संकट का आधार है। स्वाभाविक सी बात है कि उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आएगा वो तो हम लोग भविष्य में देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय क्या जजमेंट देगा। सीमा बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है, या बढ़ाई जाती है तो कितनी बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है तो किन सर्कमस्टांसेस में बढ़ाई जाती है या नॉर्मल कोर्स में बढ़ा दी जानी चाहिए। बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जो विचारणीय हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जो भी जजमेंट आएगा वो हमें देखना होगा कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रदान करेगा, क्योंकि EWS कोटे का जो रिजर्वेशन है 50% वो लैप्स नहीं होगा जैसा मुझे लगता है, वो समाप्त नहीं किया जाएगा, वो रूल आउट नहीं किया जाएगा। और अगर 50%, अगर 10% के EWS रिजर्वेशन को बनाए रखा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लिमिट में संशोधन किए बिना ऐसा करना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को नए सिरे से एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर 10% की लिमिट को हमने मान्यता दे दी
ईडब्ल्यूएस कोटे को तो 16% का क्या होगा जो मराठियों को दिया गया है, क्योंकि फिर मराठी कहेंगे कि अगर 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को मान्यता दी गई तो 16% जो मराठियों के लिए रिजर्वेशन है उसे भी मान्यता दी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो 16% मराठियों का रिजर्वेशन है वो क्वैश हो जाएगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। तो अब इसके पीछे अपने अपने आधार भी हैं, तर्क भी हैं, उतनी गहराई में हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी डिसीजन बिल्कुल नहीं आया है। ये तो मेरा केवल एक प्रेडिक्शन है, ये तो मेरा केवल एक अनुमान है जो अब तक के न्यायिक अनुभवों पर आधारित है, तो मैंने केवल एक अनुमान लगाया है। तो लेकिन फिलहाल आरक्षण की इस सीमा पर विचार किया जाना शेष है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले हम लोग आरक्षण की इस सीमा पर विचार कर लेते हैं कि यदि आईएएस के मेन एग्जामिनेशन में यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आरक्षण की 50% की सीमा तर्कसंगत है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए या उसे बनाए रखना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? पक्ष या विपक्ष में आप क्या तर्क देना चाहेंगे? या यदि दोनों तर्क आप देना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो निष्कर्ष क्या होना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें आंसर लिखना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस चर्चा को आज कंटिन्यू करते हैं। तो आप जानते हैं संविधान में रिजर्वेशन के बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, आप जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। फिलहाल एक सामान्य सी चर्चा रिजर्वेशन के विषय में हम लोग कर लेते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं कि संविधान में जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, आरक्षण की बात कही गई है, वो आरक्षण एक तो आर्टिकल 15(4) में दिया गया है, आर्टिकल 15(4) में दिया गया है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो हम लोग 15(4) ही बोलते हैं। वैसे ही है जैसे डू नॉट आप लिखते हैं, तो अब डू नॉट तो कोई नहीं बोलता ना प्रोनाउंसिएशन में, डोंट बोलते हैं सीधे, तो सिंपली यहाँ पर 15 क्लॉज 4, तो हम लोग 15(4) ही कहेंगे। तो आर्टिकल 15(4) में रिजर्वेशन दिया गया है। दूसरा जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है वो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तीसरा जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है मोटे तौर पर, बाकी तो पंचायत आदि इन सब क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन में हम लोग मोटे तौर पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जहां पार्लियामेंट लॉ बनाती है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन दिया गया है और आर्टिकल 335 में रिजर्वेशन की बात की गई है। मोटे तौर पर ये 4 गाइडलाइंस हैं हमारे लिए रिजर्वेशन के लिए। बाकी छोटे छोटे प्रावधान अलग भी हैं संविधान में, हम लोग उनको ओवरलुक कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा, उनको ध्यान में नहीं ला रहे हैं। तो आर्टिकल 15(4) जो रिजर्वेशन की जननी है, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के जो जननी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 4 आर्टिकल हैं जहाँ रिजर्वेशन की संकल्पना को जन्म मिलता है। पहला आर्टिकल 15(4) है, यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन पर्पज से रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आर्टिकल 15(4) अनुच्छेद 15(4) रिजर्वेशन देता है। दूसरा आर्टिकल 16(4) है, यह सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। किन्हें आरक्षण मिलेगा, कोई कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं बताया गया जैसे हमने आर्टिकल 15(4) के बारे में बताया। आर्टिकल 15(4) का रिजर्वेशन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, इन 3 वर्गों के लिए है। लेकिन जो 16(4) में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात कही गई वो पिछड़े वर्गों के लिए है। पिछड़े वर्गों का कोई क्राइटेरिया आर्टिकल 16(4) में नहीं है, नहीं दिया गया है 15(4) की तरीके से। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4) में है। इसके बाद आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, यह लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। केवल 10 साल के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, हर 10 साल बाद 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, अभी भी बढ़ाकर 2030 के लिए कर दिया गया है। और आर्टिकल 335 ये कहता है कि जब भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए तो इस रिजर्वेशन में हमेशा एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान अवश्य रखा जाए। प्रशासन की दक्षता का ध्यान में रखते हुए, प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे प्रशासन की दक्षता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाए, ऐसा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रिजर्वेशन, जिन रिजर्वेशन के प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं वो 330 नहीं है, 332 नहीं है। हमारे लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो आर्टिकल 16(4) है।
यह आर्टिकल 15(4) भी मोटे तौर पर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो रिजर्वेशन का मुद्दा है आज का, वो आर्टिकल 16(4) से रिलेटेड है कि सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है वह सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। कुछ सीमा तक ये आर्टिकल 15(4) से भी रिलेटेड है कि जो आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, जो आरक्षण दिया गया है सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्या उसकी भी सीमा 50% से अधिक बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो हमारा कंसर्न इन दोनों आर्टिकल को लेकर के है, बाकी 330, 332 को लेकर नहीं है। यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पर अध्ययन करना। हमारा कंसर्न केवल और केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिए जाने वाले आरक्षण पर फोकस्ड है। तो बहुत ही विशिष्ट तरीके से हम लोग आज आरक्षण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अब आरक्षण की इस सीमा की शुरुआत कैसे होती है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहाँ से आरक्षण की 50% की सीमा का कॉन्सेप्ट जन्मा है, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है, क्या इसकी आज की स्थिति है, पहले इस बात की चर्चा करते हैं, फिर पक्ष और विपक्ष और कंक्लूजन पर आते हैं। तो पहले इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन भी आपका देखते चलते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो अभी तक तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं हम लोग, किस तरीके से आरक्षण की 50% की सीमा का उदय हुआ है। हम लोग यहाँ पर जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा कर रहे हैं वो रिजर्वेशन के इशू से रिलेटेड नहीं है, वह केवल और केवल रिजर्वेशन की 50% लिमिट से संबंधित है। क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया कि हमारा टॉपिक बहुत फोकस्ड है, हम लोग पूरे आरक्षण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग आरक्षण के एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं 50% लिमिट को लेकर, और इस पर प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है आगामी एग्जामिनेशन में। तो चर्चा करते हैं हम लोग इस बात की। 1962 की बात है, 1962 की बात है। 1962 में मैसूर राज्य ने एक निर्णय लिया। मैसूर पहले कर्नाटक था, आज का जो कर्नाटक है वो पहले मैसूर था, पहले उसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। तो अब इसे आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं। 1973 से हम इसे कर्नाटक के नाम से जानते हैं, लेकिन 1973 के पहले इसे मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। तो मैसूर राज्य ने एक निर्णय लिया और उसने 68% सीट्स को रिजर्व कर दिया। बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए 68% रिजर्वेशन करने का निर्णय लिया मैसूर राज्य ने। क्योंकि 1962 में ये मैसूर राज्य था, 1973 में ये कर्नाटक राज्य बना। अब जब मैसूर राज्य ने 68% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया पिछड़े वर्गों के लिए, तब यह चैलेंज किया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो जो केस बना वो बना M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तो बालाजी के नाम से इसे जाना जाता है, बालाजी बनाम मैसूर राज्य। तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में मैसूर राज्य के इस निर्णय को चैलेंज किया गया, इसे चुनौती दी गई। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यही जजमेंट महत्वपूर्ण है। यह पहला केस था, बालाजी बनाम मैसूर राज्य का मामला, ये पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट के बारे में बताया है। यानी इस केस को, बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर के केस को रिजर्वेशन की लिमिट का जन्मदाता माना जाता है। यहीं से रिजर्वेशन की लिमिट 50% होनी चाहिए, यह विचार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया
जो 5 जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी, और जो जजेस ने जजमेंट दिया उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत और आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत जो आरक्षण है वह रीजनेबल लिमिट के भीतर होना चाहिए, वो तार्किक सीमा के भीतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण अनलिमिटेड नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण तार्किक सीमा के अंदर होना चाहिए, रीजनेबल लिमिट के भीतर होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि यह रीजनेबल लिमिट क्या होगी, यह तार्किक सीमा क्या होगी जिसके भीतर आरक्षण को रखा जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने अपना प्रस्ताव दिया, यहां पर अपना निर्णय दिया कि यह सीमा 50% की है। यह सीमा 50% की है कि आरक्षण को 50% से नीचे रखना चाहिए, 50% के नीचे होना चाहिए, बिलो 50% होना चाहिए। बालाजी के मामले में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% के नीचे होना चाहिए, 50% से नीचे होना चाहिए। अब 50% से कितना नीचे होना चाहिए, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि 50% से कितना नीचे होना चाहिए, ये नहीं डिफाइन किया गया, ये नहीं एक्सप्लेन किया गया। न्यायालय ने कहा कि डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि आरक्षण की सीमा को 50% से नीचे कितना नीचे रखा जाए, 50% से नीचे कितना नीचे रखा जाए, यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। यह जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित की अपने डिसीजन के माध्यम से, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस बन गई, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस बन गई, यह एक एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बन गया। और आगे चल करके जब इंदिरा साहनी के मामले में, अभी आगे चर्चा करते हैं इंदिरा साहनी की, आगे चलकर इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई कर दिया कि रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50% की होनी चाहिए। हालांकि वहां भी डायलेमा है, उस डायलेमा की चर्चा उस केस में करेंगे जब आएंगे तब, इसीलिए यह विवादों में है, तो उस डायलेमा की चर्चा आगे करते हैं। अभी तो हम लोग बालाजी की बात कर रहे हैं कि बालाजी पहला ऐसा केस है जिसने यह डिफाइन किया कि रिजर्वेशन की लिमिट 50% से नीचे होनी चाहिए। 50% से नीचे कितनी होनी चाहिए यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, सरकारें तय करेंगी, क्योंकि रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है। एक बात और कही बालाजी के जजमेंट में जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, हालांकि वो हमारे लिए यहाँ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस चीज़ को जानने के लिए आपको जानना चाहिए। बालाजी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ये दोनों आर्टिकल, ये अपवाद हैं आर्टिकल 15(1) और 16(1) के। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? ये कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, रोकता है 15(1). 16(1) क्या कहता है? 16(1) सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए अवसर की समता देता है, बराबरी का अवसर देता है। तो आर्टिकल 15 और 16 दोनों इक्वालिटी की बात करते हैं, दोनों समता की बात करते हैं। तो बालाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15(4) जो शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन देता है और आर्टिकल 16(4) जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देता है, रिजर्वेशन के ये दोनों प्रावधान आर्टिकल 15(1) और 16(1) के अपवाद हैं, ये अपवाद हैं। लेकिन जब इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जब इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट आया, ये इंदिरा नहीं है, इंदिरा है, ध्यान रखिएगा। जब इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रद्द कर दिया। इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रद्द कर दिया, इसे रद्द कर दिया गया।
निरस्त कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया 1992 में जब इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो। और रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) हैं ये 15(1) और 16(1) के अपवाद नहीं है, यानी आरक्षण समता का अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण समता का अपवाद नहीं है, यह समता का ही एक विशिष्ट नियम है। कैसा विशिष्ट नियम है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा साहनी के मामले में कि जो आर्टिकल 15(4) हैं और आर्टिकल 16(4) हैं, ये दोनों समता के लिए जो बनाए गए आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(1) जो समता के अधिकार की व्याख्या करते हैं, इन दोनों के इनेबलिंग प्रोविजन हैं। यह इनको इनेबल करने वाले, यह इनको लागू करने वाले, यह इनको अस्तित्व में लाने वाले प्रावधान हैं। इसलिए आरक्षण का प्रावधान यानी आर्टिकल 15(4) और 16(4) समता का अपवाद नहीं है, बल्कि यह समता का ही एक विशिष्ट उदाहरण है, बल्कि यह समता की ही विशिष्ट व्याख्या है, इक्वालिटी की विशिष्ट व्याख्या है। समता को लागू करने का तरीका है, समता के अधिकार को किस तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि समाज में विषमता बहुत है। इस विषमता को दूर करते हुए कैसे लोगों के साथ समतामूलक व्यवहार किया जाए, इस बात को लागू करने का तरीका है आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नज़रिए को बदला जो बालाजी के मामले में प्रतिपादित किया गया था। यह आपकी जानकारी के लिए है, केवल ये जो पेज है जो हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर, यह आपकी जानकारी के लिए है। जब आरक्षण के अन्य मुद्दों की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर ये डिस्कशन आता है। तो फिलहाल आरक्षण समता का अपवाद नहीं है, यह समता की ही विशिष्ट व्याख्या है, यह समता का विशिष्ट उदाहरण है, यह समता को लागू करने वाला प्रावधान है। इंदिरा साहनी के मामले में कोर्ट का जजमेंट है। अब आते हैं अपने 50% वाले इशू को आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया कि बालाजी के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए। और अब हम आगे इस बात को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में आरक्षण की इसी 50% की सीमा को बरकरार रखा है, बनाए रखा है। अर्थात बालाजी के मामले में दिया गया यह जजमेंट, हालांकि यह बाइंडिंग फोर्स नहीं रखता था उस समय, यह केवल एक ऑबिटर था, यानी नॉन बाइंडिंग प्रोविजन था, लेकिन यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस के रूप में अपनाया गया हमारे देश में और इंदिरा साहनी के मामले में इसे जजमेंट का पार्ट बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय एक ऑबिटर था, ऑबिटर कहते हैं जो नॉन बाइंडिंग कमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब जजमेंट देते हैं तो जजमेंट देने में वो बहुत सारी बातें अपने निर्णय में लिखते हैं। 700 पन्नों का निर्णय, 1400 पन्नों का निर्णय, ऐसे आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें उन प्रावधानों को लिखता है जो बाइंडिंग फोर्स रखते हैं, जो बाध्यकारी होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुनाते समय बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाता है तो जजमेंट सुनाते समय उसके बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जो जजमेंट में बाइंडिंग फोर्स नहीं रखते, उन्हें बाध्यकारी तरीके से लागू नहीं कराया जा सकता। उनसे न्यायालय की शब्दावली में ऑबिटर कहते हैं, ऑबिटर कहते हैं, ऑबिटर डिक्टम, उसे ऑबिटर कहते हैं। तो जब बालाजी के मामले में 50% की लिमिट का प्रतिपादन किया गया तो यह एक ऑबिटर था, यानी नॉन बाइंडिंग प्रोविजन था, बलपूर्वक लागू न किए जाने वाला प्रावधान था। लेकिन फिर भी यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का एक अंग बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को आगे चल करके इंदिरा साहनी के जजमेंट में, इंदिरा साहनी के निर्णय में जजमेंट का आधार बना दिया गया, स्पष्ट रूप से जजमेंट के रूप में लिख दिया गया। तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस आगे बढ़ी, हम लोग इस बात को समझते हैं। इसके बाद 1963 में दूसरा केस आया और ये केस था टी देवदासन बनाम भारत संघ का। टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
टी देवदासन बनाम भारत संघ का मामला 1963 में विचार के लिए आया। इस मामले में ये भी 5 जजेस की बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी 50% के रूल को फॉलो किया, 50% के रूल को अप्लाई किया और न्यायालय ने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा अगले साल, क्योंकि अगर रिजर्वेशन को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर दिया, कैरी फॉरवर्ड का मतलब है आगे ले जाना, कैरी फॉरवर्ड कहते हैं आगे ले जाना। जैसे मान लीजिए आज 100 सीटें हैं रिजर्व, 100 सीटों में 50 सीट भरी गई, 50 सीट खाली रह गई, तो अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो 50 सीट आगे रिजर्व कोटे में ट्रांसफर हो जाएगी, 50 सीट आगे रिजर्व कोटे में ट्रांसफर हो जाएगी। जब 50 सीट रिजर्व कोटे में ट्रांसफर होगी आगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो रिजर्वेशन होगा वो रिजर्वेशन 50% से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अगर अगले साल फिर 100 वैकेंसी आई तो उसमें 50% अनरिजर्व होगा, 50% रिजर्व होगा, और पहले से 50% सीमा चली आ रही है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो 50 + 50 यानी 100 सीट रिजर्व हो जाएगी, जबकि वैकेंसी केवल 100 की निकाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर रिजर्व सीट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे रिजर्व सीट के रूप में, तो रिजर्वेशन की लिमिट क्रॉस करेगी। हमें रिजर्वेशन की लिमिट 50% ही रखना है, हमें आरक्षण की सीमा 50% ही रखना है। इसलिए अगर कोई भी आरक्षित सीट बच जाती है, भरने से नहीं भर पाती है, किसी साल वैकेंट रह जाती है, तो आरक्षण की वह सीट आरक्षण की सीट के रूप में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे आरक्षित सीट के रूप में नहीं ले जाई जाएगी, जिससे आरक्षण की 50% की सीमा लांघी न जा सके, आरक्षण की 50% की सीमा लांघी न जा सके, बनी रहे। हालांकि ये रूल अब खत्म कर दिया गया है। देवदासन के इस नियम को इंदिरा साहनी के मामले में खत्म कर दिया गया और इंदिरा साहनी के मामले में यह कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड में 50% से ज्यादा का रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन इसको भी खत्म कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4) भी जोड़ दिया गया और 16(4) भी जोड़ करके यह प्रावधान कर दिया गया, संविधान में 16(4) भी जोड़ा गया और 16(4) भी जोड़ करके यह प्रावधान कर दिया गया जो 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इस प्रावधान को जोड़ करके यह व्यवस्था बना दी गई कि अगर सीटें कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं तो रिजर्वेशन की 50% की सीमा का विचार नहीं किया जाएगा। तो अब अगर सीटें कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं तो उसमें 50% की अधिकतम सीमा का विचार नहीं होता अगर सीटें आगे ले जाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 सीटें पिछले साल भरी जानी थी, 50 रिजर्व और 50 अनरिजर्व, और 50 सीटें खाली रह गई, तो अगले साल 50 सीटों की वैकेंसी निकाली जाएगी और उसमें 100% रिजर्वेशन होगा, उसमें 50 की 50 सीटें रिजर्व होंगी, जिसको आप बैकलॉग सीट कहते हैं, बैकलॉग भर्ती कहते हैं। बैकलॉग भर्ती की जब भी वैकेंसी आती है, रिजर्व सीटों की जब भी वैकेंसी आती है, तो उसमें 100% रिजर्वेशन होता है और उसमें 50% की सीमा का पालन नहीं किया जाता, नहीं माना जाता। तो अब चीजें बदल गई हैं। लेकिन जब देवदासन के मामले में विचार किया गया कि जो सीटें इस मामले में विचार यह किया गया कि जो सीटें भरी जानी थी रिजर्व कैटेगरी से नहीं भरी गई, खाली बच गई, तो क्या उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हर हाल में रिजर्वेशन की 50% की सीमा को बनाए रखना है, इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये केस आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के नज़रिए से केवल बालाजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% की रिजर्वेशन का निर्णय बालाजी के ही मामले में सबसे पहली बार दिया गया। देवदासन का मामला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, क्या बैकग्राउंड है डेवलपमेंट के पीछे, इसलिए मैंने इस केस का जिक्र किया। अदरवाइज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखना नहीं है। देवदासन के बाद जो अगला मामला आया वो
एन.एम. थॉमस का था। 1975 की बात है, 1975 की बात है। एन.एम. थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरल राज्य का मुकदमा था, प्रमोशन का केस था, पदोन्नतियों का मामला था। अब पदोन्नतियों में आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए, पदोन्नतियों में आरक्षण की सीमा क्या हो, पदोन्नतियों से प्रशासन की दक्षता आरक्षण देने से प्रभावित होगी नहीं होगी, क्या ये पदोन्नतियों में आरक्षण एक अलग विवाद का विषय है, तो इस पर चर्चा अलग हो सकती है। हम लोग उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, यदि आपको पदोन्नतियों में आरक्षण के विषय में जानकारी लेनी है तो मैंने अपने YouTube चैनल पर पदोन्नति में आरक्षण के नाम से एक डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, तो आप जाकर वहां सुन सकते हैं, आप वहां जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए तो फिलहाल थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में पदोन्नति में आरक्षण की सीमा क्या हो, इस बात को लेकर के विवाद उठा, विवाद उत्पन्न हुआ और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का डिसीजन देने में डायलेमा में आ गया। 5 जजेस की बेंच थी, 5 न्यायाधीशों की बेंच थी। 5 न्यायाधीशों की बेंच में 2 जजेस इस बात के फेवर में थे कि रिजर्वेशन की जो 50% की लिमिट है, हमें इस पे स्ट्रिक्ट नहीं होना है, हमें इस पे कठोर नहीं होना है। लेकिन 2 जजेस इस मामले में स्ट्रिक्ट थे कि रिजर्वेशन की 50% लिमिट को ही फॉलो करना है। एक जज ने भी उन्हीं का साथ दिया कि रिजर्वेशन की 50% की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को बरकरार रखा जाए, नई प्रैक्टिस डेवलप ना की जाए। कुल मिलाकर ये केस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैं आपको बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं कि कैसे डेवलप हुआ ये आगे। कुल मिलाकर 1975 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो मत था, सुप्रीम कोर्ट की जो राय थी, वो आपस में ही बटी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि आरक्षण की 50% की सीमा को मेंटेन किया जाए या नहीं। जैसे 2 जजेस ने कहा, 5 जजेस की बेंच थी और 5 जजेस में से जो 2 जजेस थे, 2 जजेस ने कहा कि जो 50% का रूल है यह एब्सोल्यूट नहीं है, यह एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब यह है कि यह ऐसा नियम नहीं है जिसको लांघा नहीं जा सकता, यह ऐसा नियम नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह केवल रूल ऑफ कॉशन है, यह केवल और केवल रूल ऑफ कॉशन है। रूल ऑफ कॉशन का मतलब क्या है? रूल ऑफ कॉशन का मतलब क्या है? यह सावधानी का एक नियम है कि जब हम आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण देने में हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि आरक्षण को 50% से ज़्यादा लांघा न जाए। यह सावधानी का नियम है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। 2 जजेस की राय ये थी। इसी मामले में जस्टिस फजल अली, नाम सुना होगा आपने, न्यायमूर्ति फजल अली का नाम तो आपने सुना होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन भी थे और ये क्वेश्चन प्री में भी कई बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली ने भी अपना जजमेंट सुनाते हुए कहा इस मामले में कि यह रूल ऑफ कॉशन है, यह रूल ऑफ कॉशन है, यह सावधानी का एक नियम है। उन्होंने कहा, जस्टिस फजल अली ने कहा कि मान लीजिए किसी राज्य में 80% पॉपुलेशन बैकवर्ड है। जस्टिस फजल अली ने कहा कि मान लीजिए किसी भी राज्य में 80% पॉपुलेशन बैकवर्ड है, तो क्या 50% से अधिक रिजर्वेशन देना आप वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे? अगर किसी राज्य की 80% से अधिक जनसंख्या पिछड़ी है, तो क्या उस राज्य में अगर 50% से अधिक का रिजर्वेशन आप देते हैं
तो क्या आप उसे असंवैधानिक मान लेंगे? जस्टिस फजल अली ने कहा कि संभवतः आप ऐसा नहीं सोचेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब रिजर्वेशन देना होता है, रिजर्वेशन की लिमिट डिसाइड करनी होती है, तो हमें इसे सावधानी पूर्वक डिसाइड करनी होती है। लेकिन सावधानी पूर्वक लिए जाने वाले इस निर्णय में 50% की सीमा को ही एब्सोल्यूट रूल बना दिया जाए, यह गलत है। एब्सोल्यूट रूल का मतलब है बिना न लांघा जाने वाला नियम, जिसका उल्लंघन न हो सके, ऐसा नियम, उसे एब्सोल्यूट रूल कहेंगे। तो जस्टिस फजल अली ने कहा कि इसे एब्सोल्यूट रूल आप नहीं बना सकते, इसे ऐसा नियम नहीं बना सकते जिसका उल्लंघन आप न कर सके, ऐसे नियम के दायरे में नहीं ला सकते। कुल मिलाकर के थॉमस बनाम केरल राज्य के जजमेंट में बहुमत ने तो ये निर्णय दिया कि 50% की सीमा को बरकरार रखा जाए। लेकिन बड़ी गर्म बहस हुई और 50% की सीमा को बरकरार रखने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी थी, उसे आनन फानन में बदला जाना उचित नहीं था। लेकिन न्यायाधीशों ने अपनी विसम्मति दर्ज की और न्यायाधीशों ने ये तर्क दिया कि 50% को एक एब्सोल्यूट रूल न माना जाए, एक अंतिम नियम न माना जाए। इस बात पर न्यायालय ने निर्णय दिया। इसी तरीके का विभाजित निर्णय 1985 में, इसी तरीके का विभाजित निर्णय केसी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया। 5 जजेस की बेंच थी, जहां पर जजेस में आपस में ही मतभेद हो गया कि 50% की लिमिट को बनाए रखा जाए या न बनाए रखा जाए। तो रिजर्वेशन की लिमिट 50% हो या नहीं, बालाजी के मामले में तो यह कह दिया गया कि रिजर्वेशन 50% से नीचे होना चाहिए। आगे चलकर इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को बनाए भी रखा गया, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस इसी रूप में बनी रहे, यह विषय विवादित भी होता रहा, विवादों में भी घिरता रहा। अब आगे चल करके सबसे महत्वपूर्ण मामला आया इंदिरा साहनी का मामला। 1980 के ही दशक की बात है। 1978 में मंडल कमीशन बनाया गया। आप जानते हैं बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाए गए मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी, 1980 में अपनी सिफारिशें दी। अपनी सिफारिश में बीपी मंडल कमीशन ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई अनेक जातियां इस देश में मौजूद हैं, जिनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। इसलिए इस आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में चिन्हित किया। 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में चिन्हित किया और इनके लिए 27% रिजर्वेशन का सुझाव दिया। 1980 में बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। जनता पार्टी सरकार ने इस कमीशन का गठन किया था। जनता पार्टी की सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो यह जो सिफारिश थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन आगे चल करके फिर से जब सरकारें बदली तो बदली हुई सरकारों ने आगे चल करके 1990 में बीपी मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया गया। जब 1990 में बीपी मंडल कमीशन की सिफारिश को सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया, यानी 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्गों को दिया, तो आरक्षण का मुद्दा विवादों में घिर गया। बड़ी सारी हिंसक घटनाएं हुई आरक्षण के विरोध में। बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह भी किया, बहुत सारी जानें गई, बहुत सारा हिंसक वातावरण विकसित हो गया पूरे देश में आरक्षण के विषय को लेकर के। लेकिन फिलहाल सरकार ने आरक्षण का निर्णय लिया और आरक्षण का वह निर्णय आज भी लागू है। आगे चल करके 1990 में सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कर दिया, मंडल कमीशन की सिफारिश को मान लिया, स्वीकार कर लिया और 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्गों को दे दिया। लेकिन 1991 में सरकार ने इस आरक्षण के आदेश में 2 संशोधन कर दिया।
पहला संशोधन कर दिया कि पिछड़े में अति पिछड़ा भी बना दिया, और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ये 2 संशोधन कर दिए। जो मंडल कमीशन को लागू करने का निर्णय था वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका था। जब 1991 में केंद्र की सरकार ने ये 2 संशोधन कर दिए कि पिछड़ों में अति पिछड़ा भी बना दिया और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दे दिया, तो इस डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले में इसे चैलेंज किया गया उसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला कहते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला कहते हैं। इंदिरा नहीं है, ये इंदिरा है, ध्यान रखिएगा। लिखने में आप बच्चे गड़बड़ियां कर जाते हैं यदा कदा, तो ये इंदिरा साहनी है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, नॉट इंदिरा। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में आरक्षण के इस मुद्दे को चुनौती दी गई। 9 जजेस की बेंच थी आरक्षण के मुद्दे पर, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी आरक्षण के मुद्दे पर। 9 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, और 9 जजेस की बेंच में 6-3 के बहुमत से निर्णय सुनाया गया। यानी 6 जजेस एक ओर थे, 3 जजेस एक ओर थे। 3 जजेस अलग इसलिए थे क्योंकि इस मामले में जाति को आरक्षण का आधार मान लिया गया। यह प्रश्न भी विवादित था कि क्या जाति को आरक्षण का आधार माना जाए, या आरक्षण का आधार जाति के अतिरिक्त अन्य आधारों को स्वीकार किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से जजमेंट दिया कि जाति को आरक्षण का आधार माना जाएगा, आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाएगा। हालांकि 3 जजेस इससे सहमत नहीं थे। 3 जजेस का मानना था कि जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करके हम इस देश में विषमता के बीज बो रहे हैं, जिसके भविष्य में विध्वंसकारी परिणाम होंगे। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने कहा, जो विसम्मत निर्णय था, अलग निर्णय था, 3 जजेस में अल्पमत वाला निर्णय था, उसका नेतृत्व करते हुए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने कहा कि हम लोग इस समाज को नष्ट करने का बीज बो रहे हैं। जातिवाद की जड़ें गहरी होंगी, जो जातिवादी कट्टरता और जातिवादी हिंसा के रूप में परिणत होगी। और मुझे लगता है कि कुलदीप सिंह का यह कहना गलत नहीं था। कुलदीप सिंह की यह आशंका आज कमोबेश सही सिद्ध हो रही है देश के अलग अलग भागों में। लेकिन फिलहाल जो बहुमत का निर्णय था, वो बहुमत का निर्णय यही था कि जाति को आरक्षण का आधार माना जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे निर्णय के पहलू हैं यहाँ पर, जिसके कारण से इंदिरा साहनी के जजमेंट को फिर से रिव्यू करने की बात समय समय पर उठाई जाती रही है। इस समय इंदिरा साहनी के जजमेंट को रिव्यू करने की जो बात उठाई गई है कि इंदिरा साहनी का जजमेंट रिव्यू होना चाहिए, वह एक मुद्दे पर है, और वह मुद्दा है 50% की सीलिंग। इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि बड़ा जजमेंट था, बहुत सारे पॉइंट कहे गए, सरसरी तौर पर बहुत संक्षेप में आपको बता देते हैं। हालांकि इंदिरा साहनी के जजमेंट को अलग से हम लोग कभी पढ़ लेंगे, लेकिन संक्षेप में इंदिरा साहनी के जजमेंट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता देते हैं हम लोग। पहली बात तो यही, इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का आधार जाति होगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चूंकि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सीट रिजर्व की गई थी 1991 में सरकारी आदेश के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया और न्यायालय ने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आरक्षण का आधार जाति होगी। दूसरी बात, हमने आपको पहले बताया, बालाजी का जब जजमेंट बता रहे थे, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 16(4) यानी आरक्षण समता का अपवाद नहीं है, यह समता का एक इंस्टांस है, यह समता का एक उदाहरण है, यह समता के लिए इनेबलिंग प्रोविजन है, यह समता को लागू करने का एक तरीका है, क्योंकि समता हमारे उद्देशिका का दर्शन है। उद्देशिका के इस दर्शन के आधार पर हमारी राज्य व्यवस्था का उद्देश्य है, इसलिए इसे कार्यान्वित करना सरकारों का परम धर्म है, और इसे कार्यान्वित करने के लिए आरक्षण एक सहारा है, आरक्षण एक साधन है। तो दूसरी बात ये कहेगी। तीसरी बात ये कहा गया
कि जो 15-4 का रिजर्वेशन है और 16-4 का रिजर्वेशन है वो अलग अलग है, क्योंकि 15-4 में रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिया गया है, 16-4 में रिजर्वेशन नौकरियों के लिए दिया गया है। 15-4 में जो आरक्षण के आधार बताए गए हैं लिख दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जबकि 16-4 में रिजर्वेशन देने के लिए कोई क्राइटेरिया वर्णित नहीं किया गया है। संविधान ये कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो आरक्षण दे सकता है। पिछड़े वर्ग कौन होंगे ये नहीं बताता, जबकि अनुच्छेद 15(4) में पिछड़े वर्ग कौन होंगे यह बता दिया गया है। तो इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 15(4) के रिजर्वेशन और 16(4) के रिजर्वेशन को एक समान नहीं माना जाना चाहिए, अलग अलग रूपों में देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है उन पिछड़े वर्गों में यानी पिछड़ी जातियों में सभी पिछड़े नहीं हैं। पिछड़े वर्गों में भी कुछ संपन्न लोग हैं। पिछड़े वर्गों में पिछड़े लोगों में जो संपन्न होंगे उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा, मलाईदार परत कहा जाएगा, और पिछड़े वर्गों में जो संपन्न लोग होंगे उन्हें क्रीमी लेयर कहेंगे, मलाईदार परत कहेंगे, और उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अति पिछड़े में बांटना चाहिए और क्रीमी लेयर की सीमा तय करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट 50% की तय कर दी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से निर्णय देकर के कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा न दिया जाए, और यही अब विचार का मुद्दा बना हुआ है। आगे हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बातें थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बता देते हैं। इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पदोन्नतियों में भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को संविधान संशोधन करके रद्द कर दिया गया। संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए जोड़ दिया गया और पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जजमेंट में कि अगर इस साल कोई वैकेंसी भरी जानी थी, रिजर्व सीट नहीं भरी गई, खाली रह गई, तो जो रिजर्व सीट है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है, लेकिन 50% की सीमा अप्लाई होगी, यानी 50% से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भी रद्द कर दिया गया। संसद ने संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन करके आर्टिकल 16(4) भी जोड़ दिया और संविधान में 16(4) भी जोड़ करके यह प्रावधान कर दिया कि जो पिछले वर्ष में बची हुई सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं जो भरी नहीं गई, उनको अगर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, अगर उनको अगले साल ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आरक्षण की 50% की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा, यानी वहाँ पर 100% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरक्षण देना है तो आरक्षण देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर्याप्त है, सरकारी आदेश पर्याप्त है, सरकारी आदेश से आरक्षण दिया जा सकता है, कानून बनाना हर मामले में जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आरक्षण की कोई भी नई कसौटी तय की जाती है तो ऐसी नई कसौटी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाई जानी चाहिए और इस पर निर्णय उच्चतम न्यायालय ही देगा। आरक्षण के संबंध में किसी भी मामले पर विचार करने के लिए या जो भी शिकायतें आदि हैं उन सब पर विचार करने के लिए एक सांविधिक आयोग बनाया जाना चाहिए और उस सांविधिक आयोग के समक्ष ऐसे विषय सौंपे जाने चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 1993 में। अब पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है आर्टिकल 338B संविधान में जोड़ करके। तो ये इंदिरा साहनी का जजमेंट था, बड़ा जजमेंट था। जजमेंट के बहुत सारे पॉइंट थे। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर, कि इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आरक्षण की सीमा 50% ही होनी चाहिए। ये सीलिंग है, यही सीलिंग है। आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा होगी और इसी को फॉलो किया जाना चाहिए। यही हम लोग जानते हैं इंदिरा साहनी के मामले में। लेकिन सच्चाई यह नहीं है, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई क्या है इंदिरा साहनी के मामले की जजमेंट की, अब हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। क्यों यह विषय विवाद में है, अभी आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे कि सामान्य तौर पर तो हम ये जानते हैं कि इंदिरा साहनी के मामले में कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है,
लेकिन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि इंदिरा साहनी के मामले में जो ओपिनियन थी आरक्षण की लिमिट को लेकर के, वो अलग अलग थी। क्या ओपिनियन थी, अब आप समझिए। 3 ओपिनियन आई, 3 ओपिनियन डेवलप हुई, 3 प्रकार की राय डेवलप हुई इंदिरा साहनी के मामले में। रिजर्वेशन की सीमा को 50% रखा जाए या कम किया जाए या बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर के 3 ओपिनियन थी। तीनों ओपिनियन समझते हैं हम लोग। 3 जजेस की ओपिनियन एक थी। 9 जज थे पूरे सुप्रीम कोर्ट के, SC फॉर सुप्रीम कोर्ट, J फॉर जज, तो 9 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। 3 जजेस की ओपिनियन एक थी, एक जज की ओपिनियन बिल्कुल अलग थी, और बाकी जो 5 जजेस की ओपिनियन थी वो अलग थी। मैं लिमिट की बात कर रहा हूं क्योंकि जजमेंट तो 6-3 के बहुमत से आया था, हमने अभी बताया जजमेंट 6-3 के बहुमत से आया था। लेकिन मैं आपको आरक्षण की 50% की लिमिट पर अलग अलग जज ने जो जजमेंट लिखा अपना, क्योंकि हर जज अपना जजमेंट अलग अलग लिखता है और सबके मेजॉरिटी के कंकरेंस से डिसीजन दिया जाता है। जो मेजॉरिटी का कंकरेंस होता है वही जजमेंट होता है। तो 9 जजेस ने जब अपनी राय लिखी 50% पर, तो राय 3 भागों में बटी हुई थी। 3 भागों में बटी हुई थी। 3 जजेस ने ये कहा कि रिजर्वेशन किसी भी दशा में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैन नॉट क्रॉस 50%। किसी भी दशा में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा ना हो। लेकिन ये केवल 3 जजेस ने कहा, बस 9 जजेस में से केवल 3 जजेस इस बात पर सहमत थे कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति RM सहाय और न्यायमूर्ति TK थॉमन, 3 न्यायाधीश थे जो ये कहते थे कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक जज थे जस्टिस SR पांडियन, जस्टिस SR पांडियन, उनका ये कहना था कि जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन में वो अप्लाई ही नहीं करती है। इधर लिख देता हूं, डज नॉट अप्लाई। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा, जस्टिस SR पांडियन ने, जब क्योंकि हर जज अपना अपना जजमेंट लिखता है, फिर जो कॉमन मेजॉरिटी का जजमेंट होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर होते हैं, उसी को जजमेंट के रूप में प्रोनाउंस कर दिया जाता है, सुना दिया जाता है, जिस पर बहुमत या सर्वसम्मत से दिया जाए तो बहुत अच्छा है, हो नहीं पाता, जिस पर बहुमत का निर्णय हो जाता है वही जजमेंट होता है। तो जस्टिस SR पांडियन ने जब अपना जजमेंट लिखा तो उस जजमेंट में उन्होंने लिखा कि जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन की वो अप्लाई ही नहीं होती, ये तो गलत तरीके से अप्लाई की जा रही है। क्यों नहीं अप्लाई होती? जस्टिस पांडियन ने कहा कि अब तक जो 50% की लिमिट चली आ रही है वो बाइंडिंग फोर्स नहीं रखती, वो बाध्यकारिता नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि जस्टिस पांडियन ने कहा कि 50% की लिमिट का कॉन्सेप्ट बालाजी के मामले में विकसित हुआ 1962 में, और बालाजी के मामले में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस जजमेंट में जब 50% की लिमिट दी गई तो 50% की लिमिट केवल और केवल ऑबिटर थी। ऑबिटर का मतलब होता है कि नॉन बाइंडिंग रिमार्क था। यह सुप्रीम कोर्ट का नॉन बाइंडिंग रिमार्क था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का हिस्सा बना दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का हिस्सा बना करके इसे ही नियम बना दिया गया, इसे ही नियम बना दिया गया। तो जस्टिस SR पांडियन ने कहा कि जो चीज़ ऑबिटर थी, यानी नॉन बाइंडिंग रिमार्क थी कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का पार्ट बन गई, उसे ही एब्सोल्यूट रूल के रूप में बताया जाने लगा। तो ये तो गलत है।
तो जस्टिस SR पांडियन ने कहा कि जो 50% की लिमिट है वो तो अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस का हिस्सा है, ये तो रूल है ही नहीं, ये तो जजमेंट का बाइंडिंग वाला पार्ट है ही नहीं, न्यायालय के बाध्यकारिता वाला निर्णय का हिस्सा है ही नहीं। तो पांडियन ने कहा कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस रही है, मैं इस प्रैक्टिस को नहीं मानता, इसलिए 50% की लिमिट अप्लाई नहीं करती, तो रिजर्वेशन की लिमिट नहीं होगी, 50% की लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। ये जस्टिस पांडियन का जजमेंट था इन 9 जजेस में से। अब आते हैं 5 जजेस पर, जो बहुमत की राय थी। बहुमत में जो चीफ जस्टिस थे MN कानिया, वो भी शामिल थे। MN कानिया, जीवन रेड्डी, AM अहमदी, PB सावंत और MN वेंकटचलैया, ये 5 जजेस इस बात पर सहमत थे कि जो रिजर्वेशन की 50% लिमिट है वह 50% की लिमिट अप्लाई होगी, मान्य होगी, और रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50% ही रखनी होगी। तो 5 जजेस ने यह निर्णय दिया कि रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50% रखनी होगी। लेकिन फिर इन 3 जजेस और 5 जजेस में अंतर क्या रह गया? क्योंकि 3 जजेस ने भी कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% ही लिमिट अप्लाई होगी। लेकिन जो 5 जजेस थे, यानी जो बहुमत का निर्णय था, उस बहुमत के निर्णय ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि इन जनरल रिजर्वेशन की 50% लिमिट अप्लाई होगी, यानी आरक्षण 50% ही सीमा में, 50% की सीमा में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यह एक्सीड कर सकता है, यानी बढ़ सकता है, बढ़ सकेगा, ज़्यादा हो सकेगा। यह बात बहुमत के जजमेंट में कही गई, यह बात बहुमत के जजमेंट में कही गई। हम लोग सामान्यतः लिखते हैं जजमेंट में कि इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट दिया गया बहुमत का कि 50% की ही सीमा होगी, ठीक है। लेकिन उसका जो आधा पार्ट है वो नहीं लिखते। आधा पार्ट ये है, क्योंकि 50% से अधिक नहीं होगा, ये तो अल्पमत का निर्णय था, 3 जजेस का निर्णय था। जो बहुमत का निर्णय था 50% की लिमिट पर, वो ये था कि आरक्षण की सीमा 50% ही रखी जाएगी, लेकिन यह एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आरक्षण 50% की लिमिट को क्रॉस कर सकता है, 50% की लिमिट को क्रॉस कर सकता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या है जिसमें आरक्षण की लिमिट 50% से क्रॉस हो सके, 50% से अधिक हो सके। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इंदिरा साहनी के मामले में डिफाइन नहीं की गई, नहीं बताई गई कि वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या होगी जब आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा क्रॉस कर सकती है। यह लिमिट डिफाइन नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो अनक्लियर जजमेंट दिया, वो अस्पष्ट निर्णय दिया। या तो सुप्रीम कोर्ट को फर्म हो जाना चाहिए था कि भाई रिजर्वेशन 50% ही रहेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देनी चाहिए थी, कि अगर रिजर्वेशन की सीमा 50% क्रॉस करती है, अगर रिजर्वेशन की सीमा 50% क्रॉस करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, इस पर मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए थे, इस पर मार्गदर्शक रिमार्क होना चाहिए था, जो मार्गदर्शक रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये मार्गदर्शक रिमार्क आना चाहिए था, जिससे कि जजमेंट में क्लैरिटी आती, नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी वाला जजमेंट नहीं दिया। यही कारण है कि जजमेंट की इस क्लैरिटी के अभाव को लेकर सरकारें कोशिश करती रहती हैं कि रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा दिया जाए। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल दिए जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज किए गए हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा ने कानून बना करके मराठियों के लिए 16% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है। हालांकि ये उच्चतम न्यायालय में ये ठहरेगा नहीं, ये समाप्त हो जाएगा, ये तय है। लेकिन फिलहाल मैं प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, केवल अनुमान की बात कर रहा हूँ, अभी जजमेंट आना शेष है। लेकिन आरक्षण का जो 10% का रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ये सस्टेन करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसे क्वैश नहीं करेगा, इसे समाप्त नहीं करेगा। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, तो मैं अपने न्यायिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का मेरा अनुभव रहा है, मैं उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। फिलहाल ये अभी प्रीमेच्योर अवस्था है, क्योंकि अभी जजमेंट नहीं सुनाया गया है, अभी सुनवाई भी पूरी नहीं हुई है। सुनवाई चल रही है, बहुत सारे राउंड चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बेहद कठिन घड़ी है कि वह ऐसे मामलों में निर्णय कैसे करे। इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू करके और इस लिमिट को कैसे रिडिफाइन करे। तो यह सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद चुनौती भरा निर्णय है, बहुत ही कठिन कार्य लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है इसका डिसाइड करना। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि जजमेंट यही आएगा जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अभी डिसीजन आना बाकी है, अभी जजमेंट आना बाकी है, क्योंकि 50% की लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कम या ज़्यादा होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं आया है। लेकिन चूंकि विवादों में रहा है विषय, इसलिए हमसे प्रश्न तो पूछे ही जा सकते हैं कि हमारी क्या राय है, हमारा क्या तर्क है। हम पक्ष में रहेंगे आरक्षण की सीमा 50% से नीचे हो, मेरा प्रश्न है आरक्षण की सीमा 50% से नीचे हो। अब हमें इसके समर्थन में रहना है या हमें इसके विपक्ष में रहना है, इसका विरोध करना है, दोनों के पक्ष में। या हम कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चर्चा कीजिए, तो चर्चा में आपको पक्ष और विपक्ष दोनों बिंदुओं को लिखना होगा। पक्ष के क्या तर्क हैं, विपक्ष के क्या तर्क हैं, दोनों बिंदुओं को आपको पॉइंट आउट करना होगा। फिर कंक्लूडिंग रिमार्क भी देने होंगे, आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा। तो अब आंसर राइटिंग में हमें क्या लिखना होगा, ये तो हमने एक आपको बैकग्राउंड बता दिया कि क्या बैकग्राउंड है इस विवाद का। अब इस बैकग्राउंड की समरी, इसका संक्षिप्त रूप आप अपने आंसर में भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। इस पूरे जितना डिस्कशन हमने किया वो आपके आंसर का इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। अब जो आंसर की बॉडी होगी, पक्ष और विपक्ष में जो राय होगी वो हम लोग पढ़ेंगे, और जो कंक्लूजन होगा आपके आंसर का वो कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब इस पार्ट पर आते हैं, अध्ययन के इस पार्ट पर आते हैं। अध्ययन के इस पार्ट पर आने से पहले एक बार जरा क्वेश्चन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछे हों, कोई क्वेरीज हों आपकी, तो आपकी क्वेरीज भी ले लेते हैं हम। बहुत सारे बातें आप लोगों ने लिखी हैं, बहुत सारे प्रश्न आपने लिखा है। EWS आरक्षण खारिज हो, किसी ने लिखा है, तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत कठिन है। ढोकाराम का कहना था, बापू का कहना है कि बापू दामोर का कहना है SC ST OBC को 5% की शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाए वर्ग 1 में टीचर भर्ती के लिए। इस पर विचार अलग से हो सकता है। अब चूंकि मैं 50% की लिमिट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क आपको अभी नहीं दूंगा। विजय प्रताप का कहना है पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे विवाद खत्म हो जाए। ठीक है विजय, अभी मैं आपको इस बात का आंसर करूंगा, अभी मैं दूंगा। अनूप कहते हैं अच्छी जानकारी, हाँ ठीक है, थैंक यू अनूप। दीपा का कहना है यह सच है, हमारे समाज में विविधता थी पर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया गया, पर क्या सामान्य जाति के सभी लोग
सशक्त नहीं है। पिछड़ी जाति में क्रीमी लेयर लगाना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग जो सशक्त है, हाँ ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग है जो लाभ नहीं उठा पा रहा है, तो वो आरक्षण की पॉलिसी पैरालिसिस है हमारी, क्योंकि पॉलिसी रिव्यू की जानी चाहिए, हर पॉलिसी में रिव्यू होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि आरक्षण की पॉलिसी का रिव्यू नहीं होता, वो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सही बात है, आप सही कह रही हैं कि जो समता की बात कही गई है वो जमीनी धरातल पर उतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। दीपचंद का कहना है जाति बताने वाले या उसका उल्लेख करने वाले शब्द का उपयोग बंद नहीं किया जाना। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है, हाँ बिल्कुल, एसके कहते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए एसके हमने बड़ा टॉपिक लेने के बजाय इस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट लिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि क्वेश्चन किसी एक पार्ट पर ही आएगा, और बाकी जो एक बड़ा पार्ट है आरक्षण का, कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या पक्ष विपक्ष के तर्क हैं, वो सब पुरानी हो गई बातें, क्योंकि अब आरक्षण एक सच्चाई है, आरक्षण रहना ही रहना है, बस अंतर इतना हो सकता है कि मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो हमें इसी पहलू पर केवल विचार करना चाहिए, और इसीलिए हमने ये टॉपिक चुना है। दीपचंद का फिर कहना है जो जातिगत, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनूप कहते हैं मैं 1 अंक से बाहर हो गया मेरिट में, संविधान और न्यायपालिका से विश्वास उठ चुका है। नहीं अनूप, ऐसा मत कहिए, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छी है। दोष हैं, कमियां हैं, संविधान के कार्यान्वयन में कमियां हैं, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में कुछ कमियां हैं, उसे सुधारा जा सकता है। तो आप जिस कारण से आप शिकार हुए हैं इस अव्यवस्था के, आप इस कारण को अपने मन में जिंदा रखिए, और क्या सुधार हो सकते हैं उस सुधार के साथ एक नई दिशा देने का प्रयत्न कीजिए। तो मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप इस तरीके से निराश होकर ना बैठें, और जो मन में निराशा का बिंदु है उसे आप अपने लिए और अपने आगे आने वाले लोगों के लिए आशा की एक नई किरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो क्योंकि जो व्यवस्था आज लागू है उसे हम आप 1-2 दिनों में बदल नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार लाया जा सकता है। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि सुधार लाया जा सकता है, और सुधार लाया जाना चाहिए। तो हमें इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, सकारात्मक चिंतन करना चाहिए कि सुधार का स्वरूप क्या होना चाहिए। जाति को खत्म करना बेहद कठिन है अभी आज के समय में दीपचंद, क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा वैसा ही बना हुआ है। नॉन बाइंडिंग रिमार्क विपिन पूछते हैं, संजीव का भी कहना है नॉन बाइंडिंग रिमार्क क्या होता है। नॉन बाइंडिंग रिमार्क का मतलब होता है जो बाध्यकारी ना हो, जजमेंट का वह पार्ट जिसे लागू करना बाध्यकारी ना हो। यह केवल न्यायालय की एक टिप्पणी है, यह केवल न्यायालय की एक राय है, उसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है, उसे कहते हैं नॉन बाइंडिंग रिमार्क। ठीक है, हाँ क्रीमिलेयर है, ओबीसी में बिल्कुल है, और इंदिरा साहनी के मामले में दिया भी गया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जाति को रिकॉग्नाइज नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। जब इंदिरा साहनी के मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने जजमेंट दिया तो उन्होंने यही कहा कि एक और तो हम कहते हैं जाति जन्म स्थान, मूलवंश, इन तमाम आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, दूसरे तरीके से हम आरक्षण के लिए जाति को आधार बना रहे हैं। तो ये विरोधाभासी बातें हैं, इसलिए कुलदीप सिंह ने जाति को आरक्षण का आधार बनाने से मना किया था, लेकिन वो अल्पमत की राय थी, अल्पमत की राय थी। मंजीत कहते हैं लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो जाति को आरक्षण नहीं मिल पाता। हाँ, कमियां हैं, आरक्षण के क्रियान्वयन में कमियां हैं, दोष हैं, बिल्कुल दोष है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक कसौटी, बिल्कुल आर्थिक कसौटी भी एक बेहतर कसौटी है, मुझे तो लगता है कि यह ज़्यादा बेहतर कसौटी है, क्योंकि पिछड़े वर्ग सब में हैं, जो अनारक्षित वर्ग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं आज भी, लेकिन वे रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि वे तथाकथित रूप से जो हमारा जातिगत वर्गीकरण है उसमें वो पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं है।
लेकिन अगर वे अपनी आजीविका में ही समर्थ नहीं है तो वे अध्ययन कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, नौकरी कैसे पाएंगे? तो उन्हें भी आरक्षण पाने का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण देने से वे वंचित रह जाते हैं। तो तर्क वितर्क बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। अब जब आर्थिक आधार को आरक्षण बनाते हैं तो यह भी कहा जाता है कि भाई आर्थिक आधार को आरक्षण बनाएंगे तो फिर लेखपाल के तो वारे नारे हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों में जो है और प्राइवेट नौकरियों में जो ITR भरने वाले लोग हैं उनको छोड़ करके किसी का भी ITR, किसी का भी आय सर्टिफिकेट लेखपाल कुछ भी बना देगा, उसे पैसा खिलाइए। भ्रष्टाचार चरम पर है हमारे देश में, तो समस्या तो है ही है। तो विवाद के बिंदु हर पहलू को लेकर के हैं। तो क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर, और क्या आंसर राइटिंग में हमें अंत में लिखना होगा, हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पर आपके सामने प्रश्न रखा कि जो आरक्षण की सीमा है, हमने आपके सामने प्रश्न रखा कि आरक्षण की सीमा 50% से नीचे होनी चाहिए, यानी 50% से कम होनी चाहिए। अब आरक्षण की सीमा 50% से कम होनी चाहिए, इसके पक्ष में और विपक्ष में आपको लिखना है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम पहले फेवर की बात करते हैं, पक्ष की बात करते हैं कि अगर हमें पक्ष में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर विपक्ष में हमें लिखना है तो हम विपक्ष में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले पक्ष के बिंदुओं को हम लोग लिखते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से नीचे होनी चाहिए, इसके फेवर में। संविधान सभा से चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात हम लोग लिखेंगे कि संविधान सभा में जब आरक्षण के मुद्दे पर बहस चल रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट रूप से कहा संविधान सभा के सदस्यों के सामने, जब 16(4) बनाया गया, क्योंकि 15(4) तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, वो तो पहले संविधान संशोधन के बाद शामिल किया गया 1951 में, लेकिन 16(4) तो संविधान में था ही। तो जब 16(4) संविधान में शामिल किया गया, आरक्षण का प्रावधान संविधान में शामिल किया गया नौकरी के रूप में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि जो आरक्षण है वो रिजर्वेशन शुड बी मिनिमल, इट शुड बी कंसर्न टू माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। यानी आरक्षण की जो सीमा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आरक्षण की जो सीमा है वो न्यूनतम हो, कम से कम हो, कम से कम हो, यानी कम से कम सीटों का आरक्षण हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ओपन फॉर ऑल हों, मेरिट के लिए ओपन हों, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ओपन फॉर ऑल हों, मेरिट के लिए ओपन हों, और जिन सीटों को आरक्षण के लिए रिजर्व रखा जाए, आरक्षण के लिए रखा जाए, उन सीटों की संख्या सीमित होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो हम संविधान सभा की बहस से ही शुरू करते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आरक्षण की सीमा न्यूनतम होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि 50% से कम रखना आरक्षण, यह संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए विचार का पोषण करता है, समर्थन करता है। पहली बात, पक्ष का पहला तर्क। पक्ष का दूसरा तर्क है संविधान का प्रावधान आर्टिकल 335। संविधान में पिछड़े भाग 16 में पार्ट 16 में पिछड़े वर्गों के बारे में प्रावधानों की रचना की गई है, जिसमें आर्टिकल 330 से लेकर के और आर्टिकल 342A तक के प्रावधान शामिल हैं। इन्हीं प्रावधानों में आर्टिकल 335 भी जोड़ा गया है, और आर्टिकल 335 कहता है कि जब भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर विचार किया जाएगा तो आरक्षण पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सिविल सेवाओं में आरक्षण दिया जा रहा है भर्ती के लिए, तो यह ध्यान रखा जाए कि सिविल सेवाओं में आरक्षण इस प्रकार दिया जाए
जिससे सिविल सेवाओं की यानी प्रशासन की मेरिट बरकरार रहे, प्रशासन की गुणवत्ता बरकरार रहे, प्रशासन की गुणवत्ता में कमी ना आने पावे, प्रशासन की दक्षता में कमी ना आने पावे। आर्टिकल 335 इस बात का उल्लेख करता है कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए ही आरक्षण देना होगा। इसका प्रभाव ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जितनी सीटें हैं उन सीटों में अधिकांश सीटें मेरिट के आधार पर तय होनी चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि आरक्षण के आधार पर। इसका निष्कर्ष ये हुआ। तो आर्टिकल 335 भी इस बात का सपोर्ट करता है कि आरक्षण की सीमा अधिक नहीं रहनी चाहिए, जिससे प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए मेरिट को प्राथमिकता दी जाए, न कि आरक्षण को। क्योंकि आरक्षण को प्राथमिकता देंगे तो कम नंबर वाले, कम मेरिट वाले लोगों को भी सिलेक्ट कर देंगे। जब कम नंबर वाले, कम मेरिट वाले लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो लोग मेरिट में ऊपर हैं उनको छोड़ दे रहे हैं। तो आर्टिकल 335 इस बात पर बल देता है। तो जब प्रशासन की दक्षता की बात करते हैं तो यह भी आरक्षण की सीमा को कम रखने का समर्थन करता है। दूसरी बात, अभी पक्ष की बात कर रहे हैं, फिर विपक्ष की भी बात करते हैं। तीसरी बात, जो तीसरा पॉइंट हम लोग पक्ष में लिखेंगे आंसर राइटिंग में, जब हम लोग लिखते हैं, जो आरक्षण का मुद्दा है, आर्टिकल 335 में यह भी कहा गया है कि आरक्षण देने में मानक को यानी स्टैंडर्ड को और अंक को, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उनको घटाया जाता है। आप जानते, जनरल की यानी अनरिजर्व की मेरिट कुछ और होती है, ओबीसी की मेरिट उससे कम आती है, ऑलमोस्ट जनरल के बराबर ही होती है, अनरिजर्व के बराबर होती है। एससी की मेरिट और कम होती है, एसटी की मेरिट और कम होती है ना। तो हमें जितनी सीटें रिजर्व हैं उतने नंबर को प्रवेश दिलाने के लिए हमें मानक घटाने पड़ते हैं, हमें क्वालिफाइंग मार्क्स घटाने पड़ते हैं। जब हम मानक घटाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स घटाते हैं, तो यह मेरिट के साथ समझौता होता है, यह योग्यता के साथ समझौता है, योग्यता के साथ कंप्रोमाइज करना है। क्या आज के इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में, जहां हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, हम योग्यता के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं? हम पक्ष की बात कर रहे हैं अभी, इसको दिल पर नहीं लेना, दिमाग से ही पढ़ना है। लोग आरक्षण की चर्चा करते करते दिल से करने लगते हैं दिमाग के बजाय, तो ध्यान रखना है, दिमाग से ही पढ़ना है, दिल से नहीं पढ़ना है। तो पक्ष की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योग्यता के साथ समझौता शासन की गुणवत्ता के लिए अनुकूल होगा? उत्तर है नहीं। तो अगर योग्यता के साथ समझौता शासन की गुणवत्ता के अनुकूल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमें कम सीटों पर रिजर्वेशन रखना होगा, जिससे ज्यादा सीटें मेरिट के लिए अवेलेबल रहें। कम सीटों पर रिजर्वेशन रखना होगा जिससे ज्यादा सीटें मेरिट के लिए अवेलेबल रहें। ज्यादा सीटें मेरिट के लिए अवेलेबल रहेंगी तो शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस आएगा, अच्छा शासन आएगा। आप देख लीजिए कोविड-19 में कैसे तुगलकी फैसले लिए जाते हैं, सरकार कैसे तुगलकी फैसले लेती है। दिन भर आप खूब धमाचौकड़ी कीजिए, खूब भीड़ लगाइए। रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि रात में 8 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप बाहर निकलेंगे तो कोरोना फैल जाएगा, कोविड फैल जाएगा। दिन में आप बाहर निकलिए, भीड़ लगाइए, सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत कीजिए, मास्क मत लगाइए, कोविड नहीं फैलेगा। कुंभ में डुबकी लगाते रहिए, कोविड नहीं फैलेगा। इलेक्शन में 10 लाख की भीड़, 2 लाख की भीड़ जमा कर लीजिए रोड शो में, कोविड नहीं फैलेगा। यूपी में पंचायत इलेक्शन में लाइन लगाते हुए आप देखिए, एक दूसरे के ऊपर लदे हुए लोग इलेक्शन कर रहे हैं, कोविड नहीं फैलेगा। तो अतार्किक निर्णय, घटिया डिसीजन मेकिंग, घटिया क्वालिटी की डिसीजन मेकिंग। कौन सजेशन दे रहा है? आईएएस अधिकारी दे रहे हैं। कौन निर्णय ले रहा है? मंत्री ले रहे हैं। दोनों के पास दिमाग नहीं है,
दोनों इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं कोविड मैनेजमेंट के नाम पर। अरे अच्छे डिसीजन लो, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, तार्किक निर्णय लो, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके, जिससे कोविड की चेन को रोका जा सके। इस तरीके के घटिया डिसीजन मेकिंग से कैसे कोविड की चेन रोकी जा सकती है? कोविड ब्रेक भी नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो क्लास 1 से ओपन कर दिया स्कूल। घटिया डिसीजन। आप कोशिश कीजिए कि कितनी टेंडर एज होती है, सुकुमार अवस्था होती है क्लास 1 के बच्चे का। कौन कलेक्टर बनने जा रहा है अगर वो 10 दिन स्कूल नहीं जाएगा तो? क्लास 1 का बच्चा। लेकिन खोल दिया क्यों? शिक्षा माफियाओं का दबाव है। शिक्षा माफिया सरकारों को पैसा देते हैं, शिक्षा माफिया पार्टी फंड में पैसा देते हैं। शिक्षा माफियाओं के दबाव में आईएएस अधिकारियों ने रिश्वत ली, सरकार को परामर्श दिया, स्कूल खोल दिया, कोविड बढ़ गया। क्या ऐसे आईएएस अधिकारियों की बदौलत इस देश का शासन चल रहा है? मुझे तो शर्म आती है इन आईएएस अधिकारियों पर। मुझे लगता है कि ये देश भगवान चला रहा है। इन आईएएस घटिया दिमाग के बदौलत, जो घटिया दिमाग का प्रदर्शन कर रहे हैं आईएएस अधिकारी पॉलिसी मेकिंग के नाम पर, अगर इतना ही घटिया दिमाग है इन लोगों का तो कैसे ये सरकार चला रहे हैं? ये तो अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बना दी उसी व्यवस्था को आज तक ढोए जा रहे हैं। वही व्यवस्था आज तक चली आ रही है। नया तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने, इनोवेशन तो कुछ किया ही नहीं, क्रिएटिविटी तो की ही नहीं आज़ादी के बाद। और क्रिएटिविटी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं। तो बेहद चिंता की बात है। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है ये देश। और दुर्भाग्य की बात है कि इस पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए चिंतन भी नहीं है कि इसे दूर किया जाए। तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है, कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस की जरूरत है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, अच्छे निर्णय लिए जाने हैं, योग्यतापूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, इसलिए अच्छे लोगों का चयन होना जरूरी है। इसलिए मिनिमल सीटों पर रिजर्वेशन होना चाहिए। अगली बात, अगली पॉइंट की बात, अगले मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 16(4) जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता है, यह कहता है कि सरकार पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकती है यदि उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा कहता है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) यह नहीं कहता कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होने पर रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा नहीं कहता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं कहता। यह नहीं कहता कि जनसंख्या के अनुपात में अगर सीटें नहीं भरी गई हैं तो रिजर्वेशन दिया जाए। यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता। आर्टिकल 16(4) प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यह नहीं कहता आर्टिकल 16(4). यह नहीं कहता आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) केवल इतना कहता है कि हर वर्ग को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान मिलना चाहिए। यह नहीं कहता। मेरी बात को समझिएगा। तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, यह आर्टिकल 16(4) नहीं कहता। हम क्या कर रहे हैं? हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे रहे हैं। हमें केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण देना है। तो पर्याप्त की बात कही गई है, अनुपात की नहीं बात कही गई है। आर्टिकल 16(4) में यह कहा गया है कि रिजर्वेशन पर्याप्त दिया जाए, इतना दिया जाए जितना पर्याप्त हो जाए। अनुपात के आधार पर न दिया जाए कि इनकी जनसंख्या 20% है तो इन्हें 20% रिजर्वेशन दे दो, इनकी जनसंख्या 15% है तो इन्हें 15% रिजर्वेशन दे दो। अनुपात के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब यह है कि हमने जो रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है, संविधान की भावना के विपरीत जाकर अडॉप्ट की है।
संविधान कुछ कहता है और हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौन दिमाग लगाए, कौन दिमाग लगाए? तो जो सरल नजर आया, जो आसान नजर आया, उसी को ढो लिया, उसी को आगे लेकर बढ़ गए। कौन दिमागी कसरत करे, कौन ब्रेन स्टॉर्मिंग करे, कौन करे ब्रेन स्टॉर्मिंग? तो नहीं की ब्रेन स्टॉर्मिंग, नहीं किया क्रिएटिविटी, नहीं खोजा इनोवेटिव आइडिया, केवल और केवल जो परंपरागत शैली है उसी को ढो बैठे। तो पर्याप्त का आंकड़ा नहीं तैयार किया गया, अनुपात के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो अगर हम पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो संख्या अपने आप कम हो जाएगी। जब अनुपात की बात करेंगे कि भाई इतनी % पॉपुलेशन है तो इतना % रिजर्वेशन होना चाहिए, 20% पॉपुलेशन है तो 20% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो जब इस तरीके से रिजर्वेशन देंगे तो रिजर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम पर्याप्त की बात करेंगे तो रिजर्वेशन को हम कम रखेंगे, जो संविधान कहता है, जो आर्टिकल 16(4) कहता है। तो ये पक्ष में हमें तर्क लिखने होंगे, जो बातें हमने आपको बताई ये सब हम लोग फेवर में लिखेंगे, अगर फेवर में लिखने के लिए एज क्वेश्चन आता है तो। लेकिन अब विपक्ष में भी लिखना होगा हमें, अगर चर्चा करने के लिए कहा गया है या पक्ष विपक्ष में अलग अलग राय पूछी गई है तो विपक्ष में भी हमें राय देनी होगी। तो विपक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पक्ष में तर्क दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से नीचे रखनी चाहिए। अब हम विपक्ष में तर्क देने जा रहे हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से नीचे नहीं रखनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। हम इसके समर्थन में तर्क दे रहे हैं, यानी आरक्षण की सीमा 50% से नीचे रखनी चाहिए, इसके विरोध में तर्क दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग इसके विपक्ष में तर्क रखते हैं। पहली बात कि जो 50% की सीमा है बनाई गई है, इस 50% सीमा के पीछे कोई तार्किक नियम नहीं है या आधार नहीं है। हमने पहले ही आपको बताया, और अभी जब इंदिरा साहनी के मामले में जस्टिस SR पांडियन ने कहा कि बालाजी के मामले में जो जजमेंट दिया गया 50% की लिमिट के लिए, वो तो ऑर्बिटर डिक्टम था, वो तो ऑर्बिटर डिक्टम था, वो तो नॉन बाइंडिंग रिमार्क था। उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का पार्ट बना दिया, उसी को नियम बना दिया। लेकिन इसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है, इसके पीछे कोई नियम नहीं है। इसलिए आरक्षण की जो 50% की सीमा है वो रामबाण सीमा नहीं है, वो अंतिम सीमा नहीं है, यह अंतिम सीमा नहीं है। इस सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यह अंतिम सीमा नहीं है। इसलिए इसमें घटा बढ़ी हो सकती है, इसको घटाया भी जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसी आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता हो। तो कम भी हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो 50% की सीमा कोई तार्किक सीमा नहीं बनाई गई। दूसरी बात, जो बात जस्टिस फजल अली ने कही थी कि मान लीजिए यदि किसी राज्य में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वे 50% से अधिक हैं, तो तब क्या होगा? क्या रिजर्वेशन 50% से नीचे रखा जाएगा? जैसे न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा, न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा कि अगर किसी भी राज्य में 80% पिछड़े लोग हैं तो क्या आरक्षण 50% रखना तार्किक होगा? केवल 20% लोग पिछड़े नहीं हैं, तो क्या 50% सीटें जो लोग पिछड़े नहीं हैं उन 20% लोगों को देना उचित होगा? क्या यह तर्कसंगत होगा? स्वाभाविक सी बात है, यह सोचने की आवश्यकता है। तो अगर पिछड़े वर्गों की संख्या 50% से अधिक है तो आरक्षण को 50% से कम नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। इसलिए आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाना ही होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका समता को दर्शन घोषित करती है। समता संविधान की फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, यह संविधान का दर्शन है। यह केवल संविधान का दर्शन ही नहीं है, बल्कि यह राज्य का उद्देश्य भी है,
यह सरकारों का उद्देश्य भी है कि समता के लिए कार्य किया जाए, समता की स्थापना के लिए कार्य किया जाए। तो उद्देश्य का संविधान का दर्शन है और राज्य का उद्देश्य है। अगर हम आरक्षण की सीमा को 50% में बांध देते हैं, अगर आरक्षण की सीमा को 50% के लिए बांध देते हैं, तब तो हमारा संविधान का दर्शन भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा, राज्य का उद्देश्य भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। क्योंकि आरक्षण समता का साधन है, आरक्षण समता का साधन है। इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने खुद कहा कि इनेबलिंग प्रोविजन है। जब आरक्षण समता का साधन है तो हमें आरक्षण की सीमा तय करते समय यह देखना होगा कि समता के उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हो रही है। हमें आरक्षण की सीमा को निर्धारित करते समय यह देखना होगा कि समता का दर्शन कितना पूरा हो रहा है। अगर समता के उद्देश्य नहीं पूरे हो रहे, अगर समता का दर्शन नहीं पूरा हो रहा, तो आरक्षण की सीमा को उतना बढ़ाया जाएगा जितने बढ़ाने से हमारे समता का दर्शन पूरा हो सके संविधान का, और राज्य के समता का उद्देश्य पूरा हो सके। बात को समझ रहे हैं? तो हमें आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके, घटा करके, एडजस्ट करके, आरक्षण की सीमा को हमें एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट करके हम यह प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान का दर्शन भी पूरा हो समता का, और राज्य का उद्देश्य भी पूरा हो समता का। और अगर हम संविधान के दर्शन और राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरक्षण को एडजस्ट करके काम करना चाहते हैं, तो हम लिमिट फिक्स कैसे कर सकते हैं? अगर हमने आरक्षण की लिमिट 50% की फिक्स कर दी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा दर्शन भी अधूरा रह सकता है, हमारा उद्देश्य भी अधूरा रह सकता है। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी कि अगर 30% रिजर्वेशन देने से दर्शन पूरा हो रहा है, समता का दर्शन पूरा हो रहा है, समता का उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो आरक्षण 30% ही रखा जाए, 30% ही रखा जाए। लेकिन अगर आरक्षण 70% देने से, 60% देने से समता का दर्शन पूरा हो रहा है, समता का उद्देश्य पूरा हो रहा है कहीं पर किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में हमें रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा करके 60% कर देना होगा, 70% कर देना होगा। क्योंकि हमारा पर्पस तो समता के दर्शन को पूरा करना है, समता के उद्देश्य के लिए कार्य करना है। तो इसके लिए हमें आरक्षण की सीमा की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, और इस लचीलापन के लिए हमें स्वाभाविक रूप से आरक्षण की सीमा में लिबर्टी भी चाहिए। तो आरक्षण की सीमा में लिबर्टी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। तीसरा तर्क जो हमने विपक्ष में आपको बताया। चौथे तर्क की बात करते हैं हम लोग, चौथे तर्क की बात करते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में लिखना पड़ेगा। अगर पक्ष विपक्ष में आपसे पूछा जाता है लिखने के लिए, तो ये तर्क लिखने पड़ेंगे वहां पर। तो हम लोग अगले तर्क की बात करते हैं, इंदिरा साहनी के मामले का जजमेंट लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में हमने अभी आपको बताया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जजमेंट 3 भागों में बंट गया। एक जो अल्पमत की राय थी, 3 जजेस की राय थी कि रिजर्वेशन 50% से अधिक किसी भी दशा में न हो। एक जज की राय थी, जस्टिस एस आर पांडियन की राय थी कि 50% की सीमा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह ऑबिटर है, यह नॉन बाइंडिंग रिमार्क रहा है, यह बाध्यकारी नहीं रहा है। और जो तीसरी बात थी, हमने आपको बताया कि जो 5 जजेस का निर्णय था, यानी जो बहुमत का निर्णय था, उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% ही रखनी चाहिए। लेकिन इस 50% की सीमा में यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हैं, असाधारण परिस्थितियां हैं, तो उन असाधारण परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकेगा। ये बहुमत की राय थी, ये 5 जजेस की राय थी, 5 जजेस की राय थी लिमिट पर, कि वैसे तो आरक्षण की सीमा 50% की होनी रहेगी, आरक्षण की सीमा 50% की रहेगी, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में 50% की इस सीमा को लांघा जा सकता है, यानी 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या होंगी, असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी, इस जजमेंट में इसको डिफाइन नहीं किया गया। यही कमी रह गई, यही कमी रह गई कि जजमेंट में ये नहीं बताया गया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या होंगी, यह असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी। हम मानते हैं सामान्य तौर पर कि असाधारण परिस्थितियों का मतलब यही है कि अगर आरक्षण देने से हमारे समता के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आरक्षण देने से समता का दर्शन हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो आरक्षण की इस सीमा में लिबर्टी दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, आरक्षण की सीमा में विस्तार किया जा सकता है। तो इंदिरा साहनी के मामले में भी जब जजमेंट सुनाया गया, आरक्षण की सीमा 50% तय की गई, तो फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई, इसे एब्सोल्यूट रूल नहीं बनाया गया। एब्सोल्यूट रूल का मतलब हुआ जिसे लांघा ना जा सके, तो इसे ऐसा नियम नहीं बनाया गया जिसका उल्लंघन ना हो सके, इसे ऐसा नियम बनाया गया जिसे ज़रूरत पड़ने पर लांघा जा सकता है, यानी आरक्षण 50% से अधिक दिया जा सकता है। तो जो विपक्ष में हम लोगों का चौथा तर्क है वो ये है। अब आते हैं पांचवें तर्क की बात। पांचवें तर्क की बात कि संविधान का जो आर्टिकल 145 है, ये उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों के बारे में है, कार्यप्रणालियों के बारे में है, और आर्टिकल 145(5) कहता है कि जो भी जजमेंट सुनाया जाएगा, उच्चतम न्यायालय का जो भी जजमेंट आएगा, वो मेजॉरिटी का कंकरेंस होना चाहिए, उसमें बहुमत से राय होनी चाहिए। बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए और सहमति होनी चाहिए। यहां पर जो बहुमत से निर्णय लिया जा रहा है उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, सबको एक बिंदु पर आकर के डिसीजन कन्वर्जेंट होना चाहिए यहां पर। और बहुमत से जो निर्णय ले लिया जाएगा, बहुमत से वह निर्णय अपने आप में अंतिम होगा, अंतिम होगा। लेकिन हमने आपको बताया कि बालाजी के बाद जो जजमेंट आए उसमें बहुमत की राय में भी डायलेमा बना रहा, जजेस दुविधा में रहे, लेकिन दुविधा के बावजूद उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि रिजर्वेशन की सीमा 50% रखी जाए। उन्होंने इस बात का समर्थन किया क्योंकि बहुत सारे फैक्टर उन्होंने देखे, मेरिट देखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो उन्होंने 50% की सीमा का समर्थन कर दिया। लेकिन जिसे कहा जाता है कि एक राय से निर्णय देना, वह एक राय से निर्णय नहीं दिया गया, आम राय नहीं बन पाई, आम राय नहीं बन पाई, सर्वसम्मति नहीं बन पाई। तो कोर्ट का जजमेंट तो आ गया, जजमेंट हमने मान भी लिया, लेकिन इस जजमेंट में सर्वसम्मति नहीं रही, यानी यह दुविधा रही, यह दुविधा का प्रश्न रहा कि आरक्षण की सीमा क्या हो। यह दुविधा का प्रश्न रहा कि आरक्षण की सीमा क्या हो, पहली बात। दूसरी बात, जब
इंदिरा साहनी के मामले में आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी गई। तो यह बता करके कि आरक्षण की सीमा को असाधारण परिस्थितियों में 50% से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, यह एक नई दुविधा को जन्म देने लगा कि असाधारण परिस्थितियों की व्याख्या कैसे की जाए। क्या मराठियों को आरक्षण दे देना असाधारण परिस्थिति है? क्या ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे देना असाधारण परिस्थिति है? असाधारण परिस्थिति की परिभाषा क्या हो? ये तो अनडिफाइंड टर्म है, इसके लिए कोई गाइडलाइन भी नहीं दिया गया। तो ऐसी दशा में आरक्षण की सीमा को लेकर के न्यायालय भी अंततः दुविधाग्रस्त रहा है और न्यायालय ने इस दुविधा से निकलने के लिए रास्ता छोड़ दिया कि आप आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। न्यायालय ने इस दुविधा से निकलने के लिए रास्ता बंद नहीं किया कि आप 50% से आगे ना बढ़ें। न्यायालय ने रास्ता छोड़ा कि आप 50% से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पक्ष में और विपक्ष में तर्क लिख सकते हैं यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो। अब निष्कर्ष की बात आती है कि भाई कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम लोग। हमने तो पक्ष में बात लिखी, हमने विपक्ष में बात लिखी। किस बात के संदर्भ में? कि आरक्षण की सीमा को 50% से नीचे रखा जाए, यह था हमारा प्रश्न। और इसके पक्ष में भी हमने लिखा, विपक्ष में भी हमने लिखा। अब पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखने के बाद प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा, अंतिम पैरा आप कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष में आप बताएंगे कि जो आरक्षण है, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया, यह उपचार नहीं है, यह पिछड़ेपन का उपचार नहीं है, यह पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक सुविधा है। यह एक रेमेडी नहीं है, यह एक फैसिलिटी है। यह एक रेमेडी नहीं है, यह एक फैसिलिटी है। रेमेडी होती तो अनलिमिटेड होती, जब फैसिलिटी है तो अनलिमिटेड कैसे होगी। उपचार है, दवा होती तो अनलिमिटेड होती, जहां जहां लोगों को जरूरत है, बुखार हो रहा है, सबको पैरास्टामॉल खिला दो। उपचार होता तो अनलिमिटेड होता। लेकिन जब सुविधा है तो सुविधा तो केवल उसी वर्ग को दी जाएगी जिसको जरूरत है, और तब तक दी जाएगी जब तक जरूरत है, हमेशा के लिए नहीं दी जाएगी। लेकिन हमने तो आरक्षण शुरू से दिया, आज तक लागू है, कभी रिव्यू भी नहीं किया हमने। और जिन लोगों को आरक्षण दिया, जिन्हें सुविधा की जरूरत थी, उन्हें दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बच भी गए हैं जिन्हें सुविधा की जरूरत है और मिल नहीं रही है। जिन्हें आरक्षण की जरूरत है वे उस जाति में आते हैं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया, लेकिन उस जाति में कुछ संपन्न लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और वही जीत कर बार बार आ रहे हैं, वही चुनकर बार बार आ रहे हैं, वही सिलेक्ट होकर बार बार नौकरियों में भी आ रहे हैं। और उस जाति के जो वास्तव में कमजोर लोग हैं, जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं, वो आज भी उसी विषम स्थिति में पड़े हुए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी अंधा बाटे रेवड़ी, पुनि पुनि अपने को दे। हमने जो आरक्षण लागू किया उसके लिए यह कहावत सटीक बैठती है, अंधा बाटे रेवड़ी, पुनि पुनि अपने को दे। कैसे ये कहावत दूर की जा सकती है? रिव्यू किया जाना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा हो, जो आज तक नहीं की गई, 70 सालों में कभी नहीं की गई। आरक्षण की समीक्षा हो, समीक्षा के बाद यह देखा जाए कि किन्हें आरक्षण मिला, समीक्षा के बाद यह देखा जाए जिन्हें आरक्षण नहीं मिला। जिन्हें आरक्षण मिल गया उन्हें बाहर कर दिया जाए, जिन्हें आरक्षण नहीं मिला उन्हें दिया जाए। और यह भी नियम बना दिया जाए कि अगर किसी भी परिवार ने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उस परिवार के लिए आगे आरक्षण का लाभ बंद हो जाएगा, जिससे अन्य परिवारों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके। सुविधा है, रेमेडी नहीं है, हमने पहले बताया, पैरास्टामॉल नहीं खानी है। तो आरक्षण एक सुविधा है, इस सुविधा का लाभ जिसे आवश्यक है उसे मिले। इसके लिए यह नियम भी लागू कर देना चाहिए कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उस परिवार को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे कि अन्य परिवारों के द्वारा आरक्षण का लाभ उठाया जा सके। जिससे कि किसी भी जाति के लिए अगर आरक्षण दिया गया तो उस जाति के सीमांतिक वर्ग तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, सीमांतिक वर्ग तक,
सीमांतिक वर्ग, मार्जिनलाइज्ड क्लास का मतलब जो सीमा पर बैठा हो, सबसे पिछड़ा, पिछड़े से पिछड़ा जो व्यक्ति है, उस पिछड़े से पिछड़े वक्त, वंचित से वंचित वर्ग तक आरक्षण का लाभ मिल सके, इसके लिए समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बात, हमने आरक्षण का जब निर्माण किया तो आरक्षण हमारे लिए एक साधन है। किस चीज का साधन है? सामाजिक न्याय का। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक साधन है। आरक्षण साध्य नहीं है। आरक्षण साध्य नहीं है, यह सामाजिक न्याय का साधन है। हमने क्या किया? हमने इसे साध्य बना दिया। आरक्षण देना हमारा उद्देश्य हो गया। राजनीति इतनी कुत्सित, इतनी घृणित हो चुकी है कि वह वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। वोट के लिए इलेक्शन में जाएगी और कहेगी तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा, यही नारा लेकर जाती है राजनीति। तो आरक्षण तो साध्य बन गया, साधन कहाँ रहा? तो हमें इस मूल मंतव्य पर लौटना होगा कि आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट, आरक्षण का जो दर्शन है, आरक्षण बुरा नहीं है, आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण अवश्य होना चाहिए, लेकिन आरक्षण का जो दर्शन है वो साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं। इसी दर्शन के अनुरूप हमें आरक्षण को लागू करना होगा। जब हम इस दर्शन के अनुरूप आरक्षण को लागू करेंगे तो आरक्षण के संदर्भ में जो भी विवाद अब तक उत्पन्न हुए हैं, विश्वास मानिए सारे विवाद निराधार हो जाएंगे, सारे विवाद स्वमेव समाप्त हो जाएंगे। विवादों का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा अगर हमने आरक्षण को साधन के रूप में लागू कर दिया तो। लेकिन चूंकि साध्य के रूप में लागू कर रहे हैं, इसलिए आरक्षण विवादों में बना हुआ है। अगली बात, भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। इस देश में जितने भी लोगों ने पॉलिसी साइंस पर रिसर्च किया है, जैसे येज़कल ड्रोर हैं, इजरायली चिंतक हैं येज़कल ड्रोर, इन्हें नीति विज्ञान का जनक माना जाता है, पॉलिसी साइंस का जनक कहते हैं इन्हें। पॉलिसी साइंस पर, नीति विज्ञान पर सबसे अच्छा रिसर्च किया है इन्होंने। उन्होंने विभिन्न देशों की पॉलिसी पर अध्ययन किया है। येज़कल ड्रोर ने अपनी थीसिस लिखी है। उन्होंने भारत के भी नीति निर्माण पर अपनी थीसिस लिखी है। बड़े गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने भारत की नीति के संदर्भ में। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उन्होंने अपने थीसिस में लिखा है। उन्होंने लिखा है भारत में बनाई जाने वाली नीतियां घटिया गुणवत्ता की नीतियां होती हैं, खराब गुणवत्ता की नीतियां होती हैं। भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार देश है। स्वाभाविक सी बात है कि इस पॉलिसी पैरालिसिस के कारण आरक्षण भी शिकार है। जो आरक्षण की नीति है हमारी, जो नीति तो है ही नहीं कोई, जो आरक्षण का निर्णय है वो भी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, अंधी दौड़ का शिकार है। अभी आप देखें हरियाणा में, विषय से थोड़ा इतर है लेकिन केवल समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने जजमेंट लिया कि निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्वेशन होगा, बाध्यकारी बना दिया हरियाणा की गवर्नमेंट ने। पर नतीजा क्या हुआ? गुड़गांव आईटी हब जाना जाता है, आईटी हब के रूप में जाना जाता है, फरीदाबाद, ये सब इंडस्ट्रियल बेल्ट है। फरीदाबाद और गुड़गांव की कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में नोएडा में आवेदन करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ तो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो लोग सरकारी नौकरियों में हरियाणा के लोगों को, जबकि हरियाणा के लोगों में स्किल क्वालिटी है ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास नहीं किया है। इसलिए हम अपना बिजनेस यहाँ से हटाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि अगर ऐसे ही हम निजी क्षेत्रों में आरक्षण बलपूर्वक पूरे देश में लागू कर दें तो क्या होगा? तो हमारी कंपनियां दूसरे देशों से कहेंगी कि भाई भारत में तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण दे दिया है, इसलिए हम वहां से अपना सिस्टम हटाना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के बजाय आत्मघाती भारत बना रहे हैं ये लोग। तो हमें ये सोचना होगा कि आप पॉलिसी बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए और कदम उठा रहे हैं आत्मघाती भारत के लिए। ये दोनों विरोधाभासी विचार कैसे चलेंगे साथ में? नहीं चलेंगे। तो अगर पॉलिसी हम आत्मनिर्भर भारत के लिए बना रहे हैं तो पॉलिसी हमारी आत्मघाती भारत वाली नहीं होनी चाहिए, जबकि पॉलिसी आत्मघाती भारत वाली है। आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं,
जरा आसानी से बैंकों से कर्ज लेकर दिखा दीजिए। चप्पल घिसनी पड़ती है तब बैंक आपको कर्ज देते हैं। इस देश में आसानी से कर्ज केवल विजय माल्या को मिलता है और नीरव मोदी को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 1-2 बार की विजिट पर बैंक कर्ज दे दे तो फिर समझ लीजिए कि आप ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, अन्यथा तो बैंक दे ही नहीं सकते। जहां देश में इतना घटिया बैंकिंग सिस्टम हो, बिना नौकरशाही को रिश्वत दिए हुए आप कोई कार्य शुरू ही नहीं कर सकते, कंपनी लगा ही नहीं सकते, जहां ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो, ऐसे परिवेश में देश पॉलिसी पैरालिसिस का ही शिकार माना जाएगा। और इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन 70 वर्षों में रिफॉर्म किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिफॉर्म नहीं किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन जो बेसिक रिफॉर्म है, जो फाउंडेशनल रिफॉर्म है, जो फंडामेंटल रिफॉर्म है, वे नहीं किए गए, परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए हमें भी रिश्वत देनी पड़ी है, आपको भी देनी पड़ी होगी, हर किसी को रिश्वत देने का अनुभव होगा इस देश में अगर आपने सरकारी विभागों से कार्य कराया है, क्योंकि सरकारी महकमा बिना रिश्वत के हिलता नहीं है। तो ऐसी दशा में पॉलिसी पैरालिसिस से उबरना होगा, पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आना होगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो मैं समझा रहा था आपको, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आना होगा, आरक्षण की तार्किक समीक्षा करनी होगी, और तर्कसंगत निर्णय लेने होंगे। कंक्लूजन में आप ये बताएं ही ना कि आपको 50% रखना है नहीं रखना है, वो आप जानिए। आपको ये बताना है कि हमें निर्णय तार्किक रूप से लेना होगा। अगर हम तार्किक रूप से निर्णय लेंगे तो ये हमारी आवश्यकता पर निर्भर करेगा कि हम सीमा क्या रख रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा विवादित विषय है। आपने आरक्षण की 50% सीमा के अगेंस्ट लिख दिया कंक्लूजन में, और जो कॉपी जांचने वाला है वो समर्थन में है, तब तो आपका नंबर काट के 0 ही कर देगा, वो खराब नंबर दे देगा। आपने विपक्ष में कंक्लूजन लिख दिया और वो समर्थन वाला है, आपने विपक्ष में लिखा वो समर्थन वाला है, आपने समर्थन में लिखा वो विपक्ष वाला है, दोनों दशाओं में आपके नंबर गए। तो इसलिए आप कंक्लूजन में ऐसी गुंजाइश छोड़े ही ना, आप बीच का रास्ता लेकर चलिए, गौतम बुद्ध बन जाइए, मध्यमार्गी हो जाइए, बीच का रास्ता निकालिए और बाकी उसके ऊपर छोड़िए तुम क्या जजमेंट लेते हो। तो इसी तरीके का जजमेंट, इसी तरीके का कंक्लूजन आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था आरक्षण की 50% की सीमा का, कि यदि प्रश्न आता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है आपके आज की इस चर्चा में जो टॉपिक हमने कवर किया, केवल और केवल हमारा टॉपिक था कि आरक्षण की सीमा 50% से नीचे रखनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, केवल ये मुद्दा था हमारा। इस मुद्दे को आप समझ पाए होंगे, और यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हमने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पूरा डिस्कशन बताया है। जो शुरुआती डिस्कशन था हमारा पक्ष और विपक्ष से पहले का, उसके निचोड़ को आप इंट्रोडक्शन के रूप में, आंसर के इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं, आंसर की बॉडी के रूप में पक्ष और विपक्ष को लिख सकते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं। और फिर हमने कंक्लूजन भी बता दिया है कि कंक्लूजन में आप बचेंगे ये लिखने से कि आरक्षण 50% हो या ना हो। आप एक बीच का रास्ता अपनाइए और एग्जामिनर पर छोड़ दीजिए कि तुम निर्णय लो। आप बीच का रास्ता अपना करके कंक्लूजन दीजिए, क्योंकि कंक्लूजन बहुत ही विवादित है। यह आपको पता नहीं है कि एग्जामिनर किस बात का समर्थक है, और विश्वास रखिए कि एग्जामिनर निष्पक्ष नहीं होता, वह अपने विचारों से मुक्त नहीं हो सकता, वो अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के कॉपी चेक नहीं कर सकता। ये सीधी सी बात है, क्योंकि मनुष्य है, और मनुष्य के रूप में ऊंचे पदों पर बैठा हुआ मनुष्य है, तो उसमें एक स्तर का अहंकार भी है। तो ऐसी दशा में आपको नंबर पाना है, तो नंबर पाने के लिए आपको अपना निष्कर्ष इसी तरीके से ही लिखना चाहिए। तो इस चर्चा के साथ, इस कंक्लूजन के साथ इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक फिर किसी नए टॉपिक के साथ सामयिक विमर्श में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।